पानी टपकने की आवाज कहां से आ रही है? एक तो मुझे ऐसी आवाज सुनकर इतना गुस्सा आता है। देखो तो कहां से टपक रहा है पानी। शिखा अपने कमरे, बाथरूम और घर के बाकी नलों को चेक करती है। आखिर में वो हॉल में लगे एक नल के पास पहुंचती है। अच्छा, तो ये वाला नल है, अभी बंद कर देती हूँ। अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा? शिखा बार बार नल बंद करने की कोशिश करती है, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। क्या कर रही है बहू, नल तोड़ देगी क्या? नहीं माँ जी, मैं नल बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें से पानी टपक रहा है। अरे उसमें से पानी टपकता है, छोड़ दे उसे, उसका कुछ नहीं होने वाला। क्यों माँ जी, प्लम्बर बुलाकर ठीक करवा लेते ना। अरे इतनी छोटी सी चीज के लिए क्यों फालतू का खर्चा करना, जाने दे उसे, इतना तो होता ही रहता है। माँ जी, उसकी एक एक बूंद गिरती है तो उसकी आवाज बहुत खराब लगती है। तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या जो पूरा दिन उसकी आवाज सुनती रहती है? अरे काम में व्यस्त रहेगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ जी, बस कर, बस काम कर और जाकर चाय बना ला। जी अभी लाती हूँ। शिखा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। माँ जी कभी प्यार से बात नहीं कर सकती क्या? अरे एक प्लम्बर बुलाने के लिए तो बोला था, लेकिन नहीं, चाय बना कर लाओ, फ्री की नौकर बन गई हूं ना मैं। शिखा चाय के लिए नल से पानी लेने जाती है। जैसे ही नल खोलती है तो पूरा नल टूटकर बाहर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ, अब क्यों चिल्ला रही है? ये देखिए माँ जी, पूरा नल ही बाहर निकल आया। ये कैसे हो गया? इनको बुलाना पड़ेगा। एकता बलराज को बुलाकर लाती है। अरे क्या हुआ बे, कहाँ नल निकल गया? अरे ये देखिए। अरे कुछ नहीं हुआ, लाओ नल दो, अभी लगा देता हूँ। बलराज नल को घुमाकर वापस लगा देता है। हो गया? ये लो, तुम लोग ना फालतू की बात का बतंगड़ बना देते हो। अरे नहीं जी, नल निकल गया था, अब क्या करते, आपको बुलाया तभी आपने सही किया ना। हाँ ठीक है ठीक है, चाय बनाकर लाओ, हॉल में ही बैठा है। बाबू एक कप चाय बना देना। जी माँ जी। शिखा चाय बना रही थी कि तभी ऊपर वाली दीवार से थोड़ा सा प्लास्टर उखड़ कर गिर जाता है। एकता और बलराज फिर से रसोई में आते हैं। चारों तरफ सीमेंट फैला होता है। हाय हाय, ये क्या हो गया हमारे घर को आज? पता नहीं माँ जी, मुझे तो अब डर लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी उधर खड़ी होती तो ये मेरे ऊपर ही गिर जाता। तुझे लगे तो नहीं ना? अभी तो नहीं लगी माँ जी, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, घर पुराना हो गया है, बारिश का मौसम आने वाला है, ये सब तो होता रहता है। हाँ तो पापा जी क्यों ना घर की मरम्मत करवा ले, घर रेनोवेट हो जाएगा तो सब ठीक रहेगा। अरे घर की मरम्मत ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी बेटा, बहुत पैसे लगेंगे उसमें। चल तू चाय बना ला, पहले चाय पी लेते हैं। जी। एकता और बलराज वहां से चले जाते हैं। इनको चाय की पड़ी है और यहाँ मेरी जान अटकी पड़ी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, ये लोग तो पूछेंगे भी नहीं। रात का समय होता है। शिखा का पति पंकज काम से लौटकर आराम कर रहा होता है। सुनते हो, आज मेरी जान जाते जाते बची है। कैसे वे, क्या हो गया? अरे रसोई के ऊपर वाली दीवार से प्लास्टर गिर गया। वो तो कहो मैं थोड़ा साइड में थी। ये कैसे? अरे कैसे क्या, खंडहर जैसा घर है तुम्हारा, सालों हो गए मरम्मत को। पाइप टूटी पड़ी है, नल से पानी टपक रहा है, प्लास्टर उखड़ कर गिर रहा है। अच्छा, इतना सब हो रहा है? और नहीं तो क्या, पापा जी तो मेरी बात टाल गए। अरे कभी कुछ हो जाएगा तब मरम्मत करवाने से क्या फायदा। अरे क्या कर रहे हो, जाओ और पापा जी से बात करो इसके बारे में। हाँ हाँ करता हूँ बात। पंकज अपने पापा के पास जाता है। पापा जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, खाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। पापा जी मैं ये कह रहा था कि आज शिखा बता रही थी किचन का प्लास्टर उखड़ कर गिर गया। अरे हाँ, बेचारी बच गई, वरना लग भी सकती थी। तो मैं क्या कह रहा था पापा जी कि घर की मरम्मत करवा लेते हैं ना, क्या कहते हैं आप? अरे पागल हो गया है क्या, मरम्मत फ्री में होगी क्या? अरे पापा जी पैसे तो कभी न कभी लगेंगे ही ना। वही तो, जब पैसे लगने ही है तो क्यों ना थोड़ा सोच समझ कर लगाया जाए। मतलब ये कि मैंने सोचा है कि बारिश के मौसम में नल, पाइप और जो भी मरम्मत का काम है सब एक साथ करवा लेंगे। लेकिन पापा जी बारिश में क्यों? अरे बेटा ये बड़े बड़े काम है, बारिश में ज्यादातर लोग ऐसे काम शुरू नहीं करवाते, इसलिए मिस्त्री और मजदूर खाली बैठे रहते हैं, कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और तुझे तो पता ही है आजकल मजदूरी कितनी महंगी हो गई है। हाँ पापा जी बात तो आपकी सही है, काम भी हो जाएगा और पैसे की बचत भी हो जाएगी। तो फिर तुझे क्या लगा मैं मरम्मत नहीं करवाऊंगा? अरे आप पुश्तैनी नहीं कह रहे, हमारा ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। ठीक है पापा जी, मैं शिखा को बता देता हूँ, आज ना वो बहुत डर गई थी। हाँ हाँ बता दे उसे भी तसल्ली हो जाएगी।
पंकज शिखा के पास जाता है। सुनो शिखा, मैंने पापा जी से बात कर ली। क्या बोले? वो मरम्मत करवाने के लिए तैयार है। सच? हाँ, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद। क्या बारिश में काम करवाएंगे? हाँ। अरे तो बारिश तो आने ही वाली है, अभी से काम क्यों नहीं लगवा देते? वही तो पापा जी कह रहे थे, कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, तब मजदूर खाली मिलेंगे और कम पैसे में काम हो जाएगा। देखो जी, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। 4 पैसे बचाने के चक्कर में बारिश का इंतजार करना मुझे समझदारी नहीं लगता। अरे इतना भी क्या सोच रही हो? सोचू क्यों ना, जो चीज जितनी देर टालोगे उतनी ही खराब होती जाएगी। देख शिखा, तेरे कहने पर पापा जी पहले मरम्मत के लिए मान गए। अब जब वो कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद काम शुरू कर देंगे, तो तुझे क्या दिक्कत है? जैसे इतने दिन निकल गए वैसे कुछ दिन और निकल जाएंगे। मुझे क्या है, मैं तो निकाल लूंगी। मैं तो बस एक बात कह रही हूँ कि जिस काम का जब समय हो उसे उसी समय कर लेना चाहिए। बाद में करने से कई बार खर्चा बढ़ जाता है और परेशानी भी। चलो, अब जैसा पापा जी ने सोचा है वैसा ही होने दो। ठीक है, बाकी जैसे आप लोगों की मर्जी। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तो पापा जी, बारिश तो शुरू हो गई, मजदूर भी अब खाली बैठे होंगे, अब क्या करना है? वही करना है जो पहले सोचा था। कल मिस्त्री और मजदूरों को बुला लिया है, कल से काम शुरू हो जाएगा। अरे वाह, बढ़िया। इतने दिनों बाद हमारे घर की मरम्मत होने जा रही है, बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन इतने सामान का क्या करना है पापा? सामान तो लेना पड़ेगा। ऐसा कर, आज शाम को जाकर सारा सामान ले आ। ठीक है, अभी ले आता हूँ। शाम का समय होता है। जैसे पंकज निकलने की तैयारी करता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अब क्या करूं मैं? कैसे जाऊं सामान लेने? और अगर सामान लाते समय भीग गया तो सारा सीमेंट खराब हो जाएगा। सुनिए जी, रेनकोट पहनकर चले जाइए ना। जैसे ही बारिश थोड़ी रुके, तुरंत सामान लेकर निकल आइए। अरे इतना जोखिम नहीं ले सकते। अगर रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई और सीमेंट पर थोड़ा भी पानी पड़ गया तो सब खराब हो जाएगा। ये तो सच में बड़ी परेशानी हो गई भाई। पापा, अब एक ही रास्ता बचा है। मैं कार से जाता हूँ और दुकान से बंद ट्रक में सामान रखवा कर ले आता हूँ। अरे लेकिन ऐसे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कार में पेट्रोल लगेगा, ऊपर से ट्रक का अलग किराया देना पड़ेगा। तो पापा और क्या करें, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। पंकज सही कह रहा है। अगर बाइक से गया और बारिश में भीगकर बीमार पड़ गया तो उससे भी ज्यादा परेशानी होगी। नहीं बेटा, तू कार से ही जा। ठीक है, जाओ फिर कार से। अब और कोई उपाय भी तो नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। पंकज कार लेकर सामान लेने के लिए निकल जाता है। अरे भाई साहब, ये गाड़ियां रुकी हुई क्यों है? पता नहीं साहब, लेकिन आगे बहुत लंबा जाम लगा है। लगता है कोई बड़ा ट्रक खराब हो गया या एक्सीडेंट हुआ है। हे भगवान, आज ही इतना बड़ा जाम लगना था। बरसात शुरू होती ही अक्सर ऐसा होता है। ऊपर से सड़क पर पानी भर गया है, इसलिए गाड़ियां बहुत धीरे धीरे निकल रही है। मैं घर पर फोन कर देता हूँ। हेलो पापा जी। हाँ बेटा, सामान मिल गया? हाँ पापा, सामान तो मिल गया, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा जाम लगा है। ट्रक बिल्कुल रैंग रैंग कर चल रहा है। अरे कितनी देर लग जाएगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। अगर जाम जल्दी नहीं खुला तो रात काफी हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, आराम से आना, सामान सही सलामत ले आना। जल्दी के चक्कर में कोई जोखिम मत लेना। जी पापा। पंकज फोन रख देता है। भाई साहब, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? अब तो सही, लेकिन वहां भी यही हाल होगा। पूरा शहर बारिश की वजह से जाम है। आज तो सारी प्लानिंग ही बिगड़ गई। क्या करे साहब, मौसम के आगे किसी की नहीं चलती। काफी देर बाद जाम खुलता है। चलिए साहब, अब रास्ता साफ हो गया। हाँ, भगवान का शुक्र है। रात के करीब 12 बजे पंकज ट्रक के साथ घर पहुंचता है। बहुत देर हो गई बेटा। क्या बताओ पापा, आधा समय तो जाम में ही निकल गया। साहब पहले मेरा हिसाब कर दीजिए। हाँ भाई, जितना किराया तय हुआ था ले लो। और नहीं नहीं साहब, उतने में बात नहीं बनेगी अब। क्यों भाई, किराया तो पहले ही तय हो गया था। किराया तय हुआ था, लेकिन इतना वेटिंग टाइम तय नहीं हुआ था। मेरी गाड़ी करीब 6 घंटे जाम में फंसी रही। ड्राइवर मैं भी हूँ, पूरा दिन इसी एक चक्कर में निकल गया। भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? जाम तो हमारे हाथ में भी नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन मेरा भी तो नुकसान हुआ है। अगर ये जाम नहीं लगता तो मैं एक और ट्रिप कर लेता। अरे भाई, नुकसान हमारा भी हुआ है, हम भी तो बारिश की वजह से परेशान हैं। समझ सकता हूँ साहब, लेकिन इतने घंटे गाड़ी रोकने का वेटिंग चार्ज तो लगेगा ही। कितना मांग रहे हो? 5,000 रुपये और दे दीजिए। 5,000? अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे हाँ भाई, थोड़ा कम करो, आखिर हम भी तो मजबूरी में फंसे थे।
साहब मैं पहले ही कम रेट में आया हूँ, रात के 12 बज गए हैं, डीजल अलग खर्च हुआ, मेरा पूरा समय अलग गया। देखो भाई 2000 रुपये ऊपर के ले लो, इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं साहब, 2000 में तो मेरा खर्च भी नहीं निकलेगा। चलो 3000 ले लो, बात खत्म करो। नहीं साहब, 4000 से कम नहीं होगा। अरे भाई 4000 तो बहुत ज्यादा है। साहब अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो किसी भी ट्रांसपोर्ट वाले से पूछ लीजिए, इतने घंटे वेटिंग का चार्ज तो लगता है। पापा जी अब इतनी रात को बहस करने से कोई फायदा नहीं है, छोड़िए। ये ले तेरे पैसे। ट्रक वाला पैसे लेकर चला जाता है। अगले दिन मिस्त्री मजदूर आते हैं। नमस्ते मालिक, कहाँ से काम शुरू करना है? सबसे पहले बाहर वाले पाइप बदल दो, फिर जहाँ जहाँ सीलन है वहाँ प्लास्टर कर देना। ठीक है। ए लड़को, सामान उतारो और काम शुरू करो। लो भाई, सीमेंट भी आ गया, रेत भी आ गई और पाइप भी। पहले ये पुराना पाइप निकालते हैं। जी उस्ताद। नया पाइप लगा दिया है, अब इसके जोड़ पर सीमेंट का मसाला भरना पड़ेगा, तभी पानी नहीं निकलेगा। हाँ तो जल्दी कीजिए ना। लो मसाला भी लगा दिया। इतने में तेज हवा चलने लगती है। अरे ये अचानक इतनी हवा, लगता है फिर बारिश होने वाली है। मालिक अगर बारिश शुरू हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। भाई अभी तो मौसम साफ था। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश। जल्दी जल्दी तिरपाल पकड़ो। उस्ताद पानी सीधे पाइप वाले हिस्से पर गिर रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे सारा सीमेंट तो बह गया। यही तो डर था, मसाला अभी जमा ही नहीं था। अब क्या होगा? बारिश रुकेगी तब फिर से करना पड़ेगा। मतलब अभी की सारी मेहनत बेकार? जी। कुछ देर बाद बारिश रुकती है। चलो फिर से मसाला लगाओ। जी। अरे इस बार जल्दी करो। हमने फिर से भर दिया है। तभी दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। उस्ताद फिर से बह गया। अरे यार, आज तो मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। ये तो दूसरी बार हो गया। मालिक ऐसी बारिश में सीमेंट टिकेगा ही नहीं। तो अब क्या करे? इंतजार, उसके अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं है। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। मालिक आज का दिन तो निकल गया। अरे लेकिन काम तो कुछ नहीं हुआ। इसमें हमारी क्या गलती है? मजदूर सुबह से लगे हुए हैं। हम लोग भी पूरा दिन यहीं रहे। आज की दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी। अरे दिहाड़ी भी दूं और काम भी ना हो। मालिक हम तो आए थे ना काम करने, अब बारिश तो हमारे हाथ में है नहीं। बात तो सही कह रहे पापा। अच्छा जितने दिहाड़ी बनती है ले लो। धन्यवाद। पापा जी ये देखिए, सीमेंट की 2 बोरियां पूरी तरह से भीग गई है। अरे इन्हें तो हमने ढक कर रखा था। ऊपर से पानी घुस गया होगा। अरे रे रे, भीगा हुआ सीमेंट अब किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब नई बोरियां खरीदनी पड़ेगी? जी। हे भगवान, दिहाड़ी अलग गई और सीमेंट का नुकसान अलग हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, बारिश का इंतजार करना ठीक नहीं है। जो होना था सो हो गया। सच में पापा, सस्ता काम करवाने के चक्कर में खर्चा उल्टा बढ़ता जा रहा है। अरे माँ जी जल्दी आइए। क्या हुआ? ये देखिए किचन की छत से फिर पानी टपक रहा है। अरे राम, अब तो पहले से भी ज्यादा पानी आ रहा है। मैं बाल्टी रख देती हूँ। अरे एक बाल्टी से काम नहीं चलेगा, दूसरी भी ले आ। जी। अरे उधर कमरे में भी आवाज आ रही है, मैं देखती हूँ। माँ जी यहाँ भी छत टपक रही है। हे भगवान, अब ये भी शुरू हो गया। ये लीजिए, यहाँ भी बाल्टी रख देते हैं। और वो बड़ा भगोना भी उठा ला। जी। लगता है पूरे घर में बर्तन ही लगाने पड़ेंगे। माँ जी ऊपर वाले कमरे में भी फर्श गीला हो रहा है। चल वहां भी एक टब रख देते हैं। ये घर में जगह जगह बर्तन क्यों रखे हैं? क्योंकि हर जगह छत टपक रही है। इतनी ज्यादा? आकर अपने पिताजी को बुलाओ। पापा जी। क्या हुआ? घर के तीनों कमरे में पानी टपक रहा है। क्या? अरे ये तो पहले कभी नहीं हुआ। पहले इतनी तेज बारिश भी तो नहीं हुई थी, और ऊपर से मरम्मत भी अधूरी पड़ी है। देखिए पूरा फर्श भीग गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सामान भी खराब हो जाएगा। मैं अलमारी के नीचे कपड़ा लगा देती हूँ, नहीं तो पानी अंदर चला जाएगा। मैं बर्तन खाली करके फिर रख देती हूँ, ये तो थोड़ी थोड़ी देर में भर जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। पापा जी अब समझ में आ रहा है बारिश में काम शुरू करना कितना मुश्किल होता है। मैंने तो उसी दिन कहा था, जिस काम का समय हो उसे उसी समय कर लेना चाहिए। आप बहुत ठीक ही कह रही है, अगर पहले मरम्मत हो गई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे भाई अब हो गई गलती, अब भगवान करे बारिश जल्दी रुक जाए, नहीं तो घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब तक हमें यही करना पड़ेगा, जहां जहां पानी टपके वहां वहां बर्तन रखते रहो। हाँ बहू, नहीं तो पूरा घर तालाब बन जाएगा।
कुछ देर बाद जगह जगह बर्तन बाल्टी रखी जा चुकी थी। तब तक सब हॉल में बैठ जाते हैं। पापा जी सच बताओ तो जो हमने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अब क्या बताएं? आपने कहा था कि बारिश में काम करवाएंगे तो मजदूरी सस्ती मिलेगी और पैसे बच जाएंगे, लेकिन बचत तो दूर, खर्चा 3 गुना हो गया। सही कह रहा है पंकज। पहले ट्रक का फालतू किराया देना पड़ा, फिर मजदूरों की दिहाड़ी गई, ऊपर से सीमेंट भी खराब हो गया। और काम तो अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ। हाँ बेटा, ये बात तो है। अगर अभी हिसाब लगाए तो जितने पैसे बचाने निकले थे ना, उससे कहीं ज्यादा तो खर्च भी हो चुके हैं। और ऊपर से घर की हालत देखिए, जहां देखो वहां बाल्टी और बर्तन रखे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 2 बाल्टियां फिर खाली की है, 5 मिनट में दोबारा भर जाती है। हॉल में भी आराम से बैठने की जगह नहीं बची, हर तरफ पानी टपक रहा है। रात को तो डर लगता है कि कहीं कोई बर्तन भर कर ना गिर जाए। सच कहूं तो ऐसा हाल मैंने अपने ही घर का पहली बार देखा है। पापा जी सस्ता काम करवाने के चक्कर में महंगा पड़ गया सब। एक बात कहूं? हाँ बहू बोलो। मैंने तो उसी दिन कहा था जिस काम की जरूरत हो उसे उसी समय करवा लेना चाहिए, बाद में टालने से परेशानी बढ़ती है। हाँ, तूने समझाया भी था। मैंने कहा था कि 4 पैसे बचाने के चक्कर में अगर काम टालेंगे तो बाद में नुकसान ज्यादा हो सकता है। तब मुझे भी लगा था कि पापा जी का आइडिया ठीक है, मजदूरी कम लगेगी तो फायदा होगा। फायदा तभी होता है जब समय सही हो। हर चीज का एक मौसम होता है। बारिश में मरम्मत शुरू करना ही सबसे बड़ी गलती थी। अब तो घर की परेशानी अलग है, खर्चा अलग। सच कह रही हो बहू, उस समय मुझे लगा था थोड़ा इंतजार कर लेने से पैसे बच जाएंगे, लेकिन अब तो बचत की जगह रोज नया खर्चा सामने आ रहा है। और अभी तक मरम्मत भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं जरूरी काम को टालना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने बहू। आज समझ में आ गया कि सिर्फ सस्ता देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। अब तो बस यही मना रहे कि बारिश रुके और घर का काम ठीक से पूरा हो जाए। हाँ बेटा, काश हमने समय रहते ही घर की मरम्मत करवा ली होती, तो आज न इतना पैसा बर्बाद होता और ना ही अपने घर में इस तरह बाल्टियां और बर्तन रखने की नौबत आती। ये शर्मा निवास है। इस बड़े से घर में ना तो धन दौलत की कोई कमी है और ना ही शोहरत की, लेकिन इस आलीशान घर में बस एक ही समस्या है कि यहाँ के सभी लोग सिर्फ अपने अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं। देखो श्वेता भाभी, मैगजीन में हीरे के नए डिजाइन के हार कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ रागिनी, ये सचमुच बहुत प्यारे हैं। हमें अपने ज्वेलर से कहकर इन्हें तुरंत बनवा लेना चाहिए। हाँ भाभी, मैं अभी फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। पर ये कितने के होंगे? अरे बहू, कितने के भी हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम बस ऑर्डर दे दो। रागिनी तुरंत अपने मोबाइल से ज्वेलर को फोन लगाती है और 3 हार का ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर खत्म करके रागिनी, भाभी आज मेरी सहेलियों के साथ गूगल मीटिंग है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ जी, मेरी शाम की चाय आप रमेश के हाथों मेरे कमरे में भिजवा देना। ठीक है रागिनी, तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे श्वेता बहू, मुझे भी बाजार में कुछ काम था, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। श्वेता और सावित्री अपना बैग उठाती हैं और बाहर चली जाती हैं। हॉल में रघुवीर अकेला बैठा रह जाता है। कुछ देर बाद ऑफिस से नीलेश और संदीप थके हुए कदमों से घर वापस लौटते हैं। आप यहाँ अकेले बैठे हैं, कहाँ हैं सभी लोग? रागिनी बहू अपने कमरे में है और श्वेता बहू अपनी सास के साथ बाजार गई हुई है। तभी नीलेश अपने नौकर रमेश को आवाज देकर बुलाता है और फिर रमेश से, रमेश, तुम जाकर हमारे लिए चाय बनाओ। संदीप, तू मेरे साथ कमरे में चल। हाँ भाई चलिए। रमेश, तुम हमारी चाय हमारे कमरे में ही भिजवा देना, हमें थोड़ा काम है। नीलेश और संदीप तुरंत ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। रघुवीर अकेले सोफे पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश रघुवीर को भी चाय का कप लाकर देते हुए, बाबूजी, ये लीजिए आपकी शाम की चाय। नहीं रमेश, मुझे अभी चाय पीने की इच्छा नहीं है, तुम इसे यहीं ढक कर रख दो। रमेश चाय के कप को ढक देता है और चला जाता है। रघुवीर थोड़ी देर बाद उठकर घर से बाहर निकल जाता है। शाम को सावित्री और श्वेता बाजार से वापस लौटती हैं। सावित्री की नजर टेबल पर ढकी हुई चाय पर पड़ती है। अरे रमेश, ये चाय का कप इस तरह ढका हुआ क्यों है? क्या बाबूजी ने चाय नहीं पी? माँ जी, बाबूजी ने चाय पीने से मना कर दिया और वे बिना कुछ बताए बाहर चले गए। पता नहीं वे कहाँ चले गए। चलो बहू, हम थोड़ी देर खुली हवा में छत पे चलते हैं। तीनों छत पर जाती हैं। तभी सावित्री की नजर कुछ दूरी पर बने एक छोटे से घर से निकलते रघुवीर पर पड़ती है। देखो बहुओं, मैं कितना भी मना करूं, पर ये अपने गरीब भाई के घर जाने से बाज नहीं आते।
हाँ माँ जी, समाज में हमारे परिवार की इतनी वैल्यू है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। थोड़ी देर बाद रघुवीर घर के अंदर आते हैं। लिविंग रूम में सावित्री, दोनों बेटे और बहुएं सोफे पर बैठे हैं। तो आप आ गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अभी रामनारायण के घर क्यों गए थे? अरे नहीं सावित्री, मैं तो बस बाहर घूमने निकला था, मैं वहां नहीं गया था। पिताजी, कितनी बार मना किया है कि आप चाचा जी के घर पर मत जाया कीजिए। वो लोग गरीब हैं, हमारी समाज में इतनी इज्जत है, वहां जाने से हमारी वैल्यू खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं गया था, वो तो मैं बाजार से आ रहा था। रघुवीर अपनी बात कहकर चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सब उन्हें गुस्से से देखते हैं। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा हुआ है। नीलेश और संदीप अपने अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे हैं, जबकि श्वेता और रागिनी मोबाइल में व्यस्त हैं। तभी रमेश सबके लिए चाय लाकर उन्हें देते हुए, सबके लिए एकदम गर्मा गर्म कड़क चाय तैयार कर ली है। रमेश सबको चाय की प्यालियां देने लगता है। नीलेश अपनी चाय की तरफ देखे बिना ही एक हाथ से लैपटॉप का कीबोर्ड चला रहा है और दूसरे हाथ से प्याली उठाता है। रमेश, इस बार चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डाली है ना? आज ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। वैसे रमेश, मेरी वाली चाय में शक्कर हमेशा की तरह बहुत कम होनी चाहिए, ये बात याद रखा करो। रागिनी, जरा देखो तो सही, सोशल मीडिया पर हमारे नए हार के डिजाइन्स को कितने सारे लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं। हमारी पसंद की हर जगह तारीफ हो रही है। हाँ भाभी, मैं भी वही देख रही हूँ। हमारी सहेलियां तो सचमुच जलन के मारे लाल हो गई हैं। सबके ग्रुप्स में हमारे गहनों की चर्चा चल रही है। रमेश रघुवीर को चाय देता है। तब रघुवीर, रमेश, मुझे ये चाय यहाँ टेबल पर नहीं पीनी है, मैं इसे अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ, वहीं बैठकर आराम से पी लूंगा। रघुवीर अपनी चाय का कप लेकर अपने कमरे में आता है और उसे मेज पर रख देता है। वे खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हैं और फिर वे दबे पांव बाहर निकल जाते हैं। आधे घंटे बाद रमेश कमरे की सफाई करने के लिए अंदर आता है। उसकी नजर मेज पर रखी चाय की प्याली पर पड़ती है, जो बिल्कुल वैसी ही भरी हुई और ठंडी हो चुकी है। अरे, बाबूजी की चाय तो बिल्कुल वैसे ही रखी हुई है। उन्होंने चाय का एक घूंट भी नहीं लिया और कमरे से बाहर कहीं चले गए। रमेश चाय की प्याली उठाकर नीचे लिविंग रूम में आता है। सावित्री रमेश के हाथ में चाय का कप देखकर, रमेश, ये चाय की प्याली वापस क्यों लेकर आ रहे हो? क्या तेरे बाबूजी ने आज भी अपनी चाय खत्म नहीं की? माँ जी, बाबूजी ने तो चाय को छुआ तक नहीं है, वे कमरे में चाय रखकर कहीं बाहर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं रमेश कि तुम आजकल अच्छी चाय नहीं बना रहे हो? जरा दिखाओ मुझे, मैं खुद चख कर देखता हूँ कि चाय का स्वाद कैसा है। नीलेश ठंडी हो चुकी चाय का एक घूंट पीते हुए, चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, फिर बाबूजी ने इसे क्यों छोड़ दिया? हाँ भैया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी को घर की चाय में कोई दिलचस्पी ही नहीं बची है, वे बिना पिए ही गायब हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद नीलेश अपनी लग्जरी कार से ऑफिस के लिए जा रहा था। तभी उसकी कार रामनारायण के घर वाली गली के मोड़ पर पहुंची। उसे रघुवीर वहां से बाहर आते दिखाई देता है। तो आखिरकार बाबूजी फिर से उसी गरीब चाचा के घर पर ही गए थे। नीलेश कार की रफ्तार धीमी करता है और खिड़की से रघुवीर को देखता है, जो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। शाम को नीलेश ऑफिस से घर वापस आकर रघुवीर से, पिताजी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप चाचा जी के घर मत जाया कीजिए, वे लोग बहुत गरीब है और हमारा वहां जाना हमारी बेइज्जती करवाना है। अरे नीलेश बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वहां से गुजर रहा था और थोड़ा रुक गया था। आप मुझसे बार बार झूठ मत बोलिए पिताजी, मैंने आज सुबह आपको खुद अपनी आंखों से चाचा जी के घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा है। बेटा, मैं तो बस चलते चलते रास्ते में वैसे ही थोड़ी देर बात करने के लिए वहां रुक गया था। रघुवीर ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है। तब सावित्री नीलेश से, नीलेश, मुझे तो अब पूरा शक होने लगा है कि कहीं तुम्हारे चाचा रामनारायण तुम्हारे पिताजी को पैसों के लिए ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे। हाँ माँ, मुझे भी अब यही लगने लगा है कि आखिर पिताजी वहां बार बार क्यों जाते हैं। अगर कोई मजबूरी या ब्लैकमेलिंग नहीं है तो वे उस टूटे हुए घर में क्यों बैठेंगे। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। आज महीने का आखिरी दिन है। रघुवीर लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं। श्वेता और रागिनी हाथों में ढेर सारे बिल लेकर उनके पास आते हुए, पिताजी देखिए, हमारे इस महीने की ज्वेलरी और नए मेकअप का इतना बिल हुआ है।
आप इसे आज ही भर दीजिएगा। और पिताजी, ये मेरे और रागिनी के डिजाइनर कपड़ों का भी बिल है, इसे भी पेमेंट करना बाकी है। और मैंने जो इस महीने महंगी साड़ियों की शॉपिंग की थी, उसके बिल्स भी इतने हुए हैं, इन्हें भी देख लेना। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम सबका पर्सनल अकाउंट खाली हो चुका है। मैं अभी तुम सबके फोन पे पर पैसे डाल देता हूँ। रघुवीर अपने फोन से सबके खातों में पैसे ट्रांसफर करते हैं। सभी के चेहरों पर तुरंत बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वैसे आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना आज हम सब मिलकर कहीं बाहर खाना खाने चलें? हाँ पिताजी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल में चलेंगे। पूरा परिवार होटल के एक बड़े से टेबल पर बैठा है। सभी के सामने खाना आ चुका है, लेकिन सब अपने अपने फोन में लगे हैं। तभी रघुवीर, अरे नीलेश बेटा, तुम्हें पता है? 1 मिनट पिताजी, जरा बिजनेस पार्टनर का बहुत जरूरी मैसेज आया है। सावित्री, तुम्हें याद है कि मुझे क्या पसंद है? अरे जो भी पसंद है मंगा लीजिए ना, मुझे कहाँ इतना सब याद रहेगा। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रही हूँ। लगता है इस पूरे परिवार में मेरे लिए किसी के पास 2 मिनट का समय भी नहीं है। सब अपने में ही व्यस्त है। सब लोग चुपचाप खाना खाते हैं और बिना किसी बातचीत के घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री ऊपर छत से टहलकर वापस आती है और टेबल पर रखी रघुवीर की चाय को देखकर, अरे चाय तो बिल्कुल वैसी ही भरी पड़ी है। क्या तुम्हारे पिताजी ने फिर से चाय नहीं पी? नहीं माँ जी, बाबूजी चाय छोड़कर कहीं चले गए। वो जरूर फिर से अपने उसी भाई राम नारायण के घर गए होंगे। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। अगली सुबह पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा होकर रघुवीर से बातें करते हुए, आज आपको हमें साफ साफ बताना ही होगा, आखिर आप रोज रोज उस गरीब के घर क्यों जाते हैं? हाँ पिताजी, और आप घर पर रमेश की बनाई इतनी अच्छी चाय क्यों नहीं पीते? क्योंकि मैं रोज अपने छोटे भाई के घर जाकर चाय पीता हूँ। मुझे वही चाय पसंद है। क्या आप उस गरीब के घर चाय पीते हैं? पर क्यों पिताजी? हमारे घर में किस चीज की कमी है? तुम सब जानना चाहते हो ना कि मैं वहां क्यों जाता हूँ और यहाँ चाय क्यों नहीं पीता? तो सुनो। राम नारायण का छोटा और साधारण सा घर, जहाँ जमीन पर चटाई बिछी है। राम नारायण अपने हाथों से रघुवीर को मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देते हुए, भैया ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, जरा पीकर बताइए कि आज चाय कैसी बनी है। वाह भाई वाह, चाय तो सचमुच बहुत ही लाजवाब और कड़क बनी है। दिल खुश हो गया। पता है भैया, आज न्यूज़पेपर में आया है कि पानी की बहुत समस्या होने वाली है। हमें पानी बचाना चाहिए। हाँ, हमें छोटे छोटे कदमों से ही पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी होगी। वैसे चाचा जी, आपको हमारी इस चाय के साथ खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे तो चाय के साथ बस गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बस इतनी सी बात, आज पकोड़े की पार्टी हो जाए। मैं अभी किचन से गर्मा गर्म पकोड़े तलकर लाती हूँ। कावेरी मुस्कुराती हुई रसोई में जाती है। राम नारायण, सुमित्रा, रवि और रघुवीर सब एक साथ बैठकर हंसते खिलखिलाते हुए बातें करते हैं। मुझे उस गरीब घर में चाय के साथ लोग मिलते हैं, उनकी अटेंशन मिलती है, मुझे मेरी पहचान मिलती है। क्या हमारे इस आलीशान महल जैसी हवेली में आपको ये सब कुछ नहीं मिलता? नहीं सावित्री, यहाँ तुम सब सिर्फ अपने मोबाइल, सोशल मीडिया, पैसों और बिजनेस में व्यस्त रहते हो। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी ही दुनिया में इतने खो गए थे कि आपके अकेलेपन को देख ही नहीं पाए। हाँ पिताजी, हम अमीर होकर भी असल में बहुत गरीब हैं और चाचा जी सच में बहुत अमीर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आपके भाई के परिवार को हमेशा नीची नजर से देखा। मुझे अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हो रहा है। आज हम सब मिलकर उनके यहाँ चाय पीने चलेंगे। शाम के समय शर्मा परिवार की बड़ी गाड़ियाँ राम नारायण की तंग गली में आकर रुकती हैं। पूरा परिवार गाड़ियों से बाहर निकलता है। अरे भैया, आप और भाभी बच्चों के साथ हमारे इस छोटे से घर में? हाँ भाई, आज हम सब तुम्हारे घर की वही जादुई चाय पीने आए हैं। क्या हमें चाय नहीं पिलाओगे? अरे भैया जी, कैसी बातें करते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। कावेरी, जल्दी से सबके लिए चाय चढ़ाओ। हाँ माँ जी, मैं अभी चाय चढ़ाती हूँ और साथ में ढेर सारे गर्मा गर्म पकोड़े भी बनाती हूँ। सभी लोग जमीन पर बिछी चटाई पर एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे से हंसकर बातें करते हैं।
दोनों परिवार पूरी तरह से मिल जाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।